लोग सब बाहर गए हैं, चाप छोड़ी बात। आप सब पानी पीने के लिए कहते कुछ पेड़ा भी कला संरक्षण के लिए है ना, तो इसलिए देखिए स्थान उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विविधताओं वास्तुकला, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला के संरक्षण रख रखाव के संबंध में संग्रहालयों एवं लेखागार मतलब संग्रहालय का क्या महत्व है और लेखागार का क्या महत्व है, इसके लिए स्थापना है ना। उत्तर प्रदेश में वास्तुकला बाद में आपसे देख के लेंगे ना, उत्तर प्रदेश में वास्तुकला के संरक्षण रख रखाव के संबंध में संग्रहालयों एवं लेखागारों का महत्व। किस प्रकार संरक्षण किया जाएगा, किस प्रकार से इसकी रखरखाव व्यवस्था की जाएगी, संग्रहालय क्यों बनाए जा रहे हैं, लेखागार क्यों बनाए जा रहे हैं, तो इसकी आवश्यकता है। नहीं अगर हम ऐसे ही बिल्डिंग भवन को बनाते रहे तो हमारे बनाते रहे ऐसे रहना, लेकिन अगर इस रूप में रहता तो क्या वो जो है आज तक हमारे सामने जो दिखाई पड़ रहा रहता नहीं बढ़ने आ रहा, क्योंकि बिल्डिंग क्या हो जाएगा तो उसकी मेंटेनेंस व्यवस्था, उसके रख रखाव, ये सारी चीज़ों को करने के लिए सुचारू रूप से उसको बनाए रखने के लिए इन सारी व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ेगी। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विविधताओं से भरपूर प्रदेश है। सांस्कृतिक विविधताओं से भरपूर प्रदेश है। यहाँ पर प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक अनेकों कलात्मक गतिविधियों का विकास किया गया। विविध कलात्मक विरासत को संरक्षित रखने एवं पुनरुद्धार करने हेतु प्रदेश में समय समय पर कई संग्रहालय एवं लेखागार संग्रहालय एवं अवलेखागार की स्थापना की गई। अब इन सांस्कृतिक विविधताओं की किसके लिए रख रखाव की रक्षा की आप क्या बनाएंगे, संग्रहालय बनाएंगे, अवलेखागार बनाएंगे कि इसको सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। आज की पीढ़ी तो देख रही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी कैसे जान पाएगी। जैसे आज मान लीजिए 40 साल 50 साल हो गए, 100 साल चले, लेकिन उसके बाद आने वाली जनता कैसे जान पाएगी, आने वाले लोग कैसे जानेंगे उसके विषय में।
जैसे आपने ब्रिटिश काल में पढ़ा होगा कि अंग्रेजों के जो उस समय वार्तालाप होते थे उनके पत्र भी क्या है आपके कुछ लेखागार में है और कुछ जहाँ उनकी ऐसी समस्याओं या ऐसी चीजें दिक्कत होने वाली चीजें थी उनको क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, हटा ले गए अंग्रेज, उसको उठा ले गए, हटा दिए, नष्ट कर दिए। तो इन सारी चीजों को रखने के लिए किसको हम लेखाकार की जरूरत होती है, संग्रहालय की जरूरत होती है। संग्रहालय में क्या जो उस समय के दौर की जो कला जो संस्कृति है उसको संरक्षित कैसे किया जाएगा, तो मोनूमेंट जो संग्रहालय आपके बनाए जाते हैं उसी में तो करेंगे। जैसे आपने देखा कि अशोक ने जो है पत्रों में लिखने की अभिलेख की परंपरा शुरू की, लेकिन जो साहित्यिक अभिलेख थे उनके तो छेड़छाड़ की गुंजाइश हो सकती है कि आज उनने लिखा कल कोई लिख देगा, संशोधन हो जाएगा। लेकिन अगर उस समय के दौर में उस चीज को लिखाया गया और किस पे भी पत्थर भी लिखाया गया, स्तंभों भी लिखाया गया, तो उस समय में परिवर्तन करना उस काल की लिपि जो है जो चल रही थी उसमें अंतर आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि इसकी प्राथमिकता की दृष्टि में बदल जाएगा, कितनी पुरानी इमारत है, कितने पुराने समय की ये बातें हैं, उस समय का रहन-सहन का स्तर क्या था, उस समय लोग अपने कला और संस्कृति से किस प्रकार से जुड़े थे, ये सारी सूचना हमें कहाँ से मिलती है, इन्हीं सारी माध्यमों से मिलती है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को बनाने रखने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ी। अब बात समझ आ गई, आगे चलें। उत्तर प्रदेश का पहला संग्रहालय वर्ष 1863 ईस्वी में लखनऊ में बनाया गया। पहला संग्रहालय कब बनाया गया? 1863 में प्री में भी आपकी पढ़ाया गया था, उसमें भी बताया गया था संग्रहालय के विषय में, अब लेखाकार के विषय में। 1863 में लखनऊ में बनाया गया। नीचे लिखिएगा ये संग्रहालय, अब इसका प्रयोग कैसे करें, मतलब ये किस लिए बनाया गया उसके विषय में। यह संग्रहालय ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, कलात्मक एवं पुरातात्विक महत्व की कलाकृतियों, पुरातात्विक महत्व की कलाकृतियों, जो उस समय की कला है, मूर्ति कला है, चित्रकला है ना, ये सारी कलाएं होती है ना, तो मंदिर निर्माण कला है, ये सारी चीजें जो है उसमें बनाई गई। क्या किला बनाए गए या राजमहल बनाए गए, तो इन सारी चीजों के विषय में उन्हीं के संरक्षण के लिए संग्रहालय क्या किए, बनाए गए ना। एक ही है ना वाजिद वाला जो है वही, ये तो जो है प्राचीन, ये तो वाजिद अली साहब के आदमी के आदर है, वो वाजिद अली साहब आपके अवध का ही नवाब था, नाम नवाब था। वाजिद अली का जो वो है वहीं पे तो है संग्रहालय ये। अब लखनऊ में जो संग्रहालय स्थापित किया तो लखनऊ में है ना। आगे लिखिए, पुरातात्विक महत्व की कलाकृतियों एवं अन्य वस्तुओं को संग्रहित कर देखभाल करती है। संग्रहालय का काम क्या है? कल्चरल प्लेस है ना, आपके आर्ट मतलब कला से संबंधित क्या विशेषता, उन चीजों के रख रखाव के लिए क्या किया गया, बनाया गया। संग्रहालय में रखी गई वस्तुओं के माध्यम से हम इतिहास, संस्कृति, कला,
सभ्यता के विकास, धर्म इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। बात यहाँ तक स्पष्ट है ना कि किन किन चीजों के लिए संग्रहालय की आवश्यकता पड़ रही है, क्यों बनाया गया? इन्हीं के रखरखाव संरक्षण के लिए बनाया गया, जिससे हम क्या कर सके कि इन सारी चीजों को बनाए रख सके। अगर संरक्षित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी तो क्या होगा? उसका क्षरण होगा। वो चीजें आप हमारे सामने जो दिखाई दे रही हैं ना होती, उसको आगे भी संरक्षित किया जाना है, इसीलिए इन संग्रहालयों की जरूरत है। ये संग्रहालय पर्यटन की सुविधा को बढ़ावा देते हैं। देखिए केवल रखरखाव नहीं कर रहा, विदेशियों को, अपने देश के नागरिकों को क्या कर रहा है? आकर्षित भी कर रहा है, अर्थ भी पैदा कर रहा है, वहाँ के रहने वाले लोगों को रोजगार भी प्रदान करा रहा है। किसके माध्यम से? उसी के माध्यम से। तो आप समझ सकते हैं कि संग्रहालय की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसकी क्या जरूरत थी। आगे लिखिए। मथुरा संग्रहालय में कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति के वास्तुकला की महत्वपूर्ण वस्तुएं संग्रहित कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति के वास्तुकला की महत्वपूर्ण वस्तुएं संग्रहित, मतलब जो स्थापत्य कला की दृष्टिकोण से हैं, उन्हीं से संबंधित वस्तुओं को क्या किया गया? इकट्ठा किया, संग्रहित किया गया, रखा गया। देखिए अगला राजकीय बौद्ध संग्रहालय। गोरखपुर में, बौद्ध, जैन एवं हिंदू धर्म से संबंधित प्रस्तर मूर्तियां मतलब पत्थर की प्रस्तर मूर्तियां, मृण मूर्तियां, इतिहास में पढ़ा होगा भाई, बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत नाम आया होगा मृण मूर्तियों की, जो आपको पढ़ाया गया होगा, बहुत बार चर्चा में आया होगा। मृण मूर्तियां, वास्तुकला के अवशेष, धातु प्रतिमाएं आदि संग्रहित। अब धातु प्रतिमाएं जैसे सोने की हो, चांदी की हो, तांबे की हो, लोहे की हो, तो ये सब क्या हो गया? मेटल हाथ की हो गया। उत्तर प्रदेश बनाइए धातु प्रतिमाएं संग्रहित, धातु प्रतिमाएं देखिए आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश में राजकीय अभिलेखागार की स्थापना, क्योंकि आपने क्या किया है? वास्तुकला के संरक्षण, संग्रहालय, अभिलेखागार। अब अभिलेखागार के कार्य क्या, उसके विषय में आप चेंज करके लिखिएगा। उत्तर प्रदेश में राजकीय अभिलेखागार की स्थापना
वर्ष 1949 ईस्वी में सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के नाम से इलाहाबाद में की गई जिसे 1973 में लखनऊ स्थानांतरित किया गया। लखनऊ स्थानांतरित किया गया। इसका कार्य मतलब इसका कार्य अभिलेखों का समुचित संरक्षण करना, कि उस समय के जो अभिलेख हैं उनको क्या सुरक्षित रूप से कैसे रखा जाए, इसके लिए अभिलेखागार की क्या हुई जरूरत। बस में आ रही है। इसके 3 क्षेत्रीय अभिलेखागार प्रयागराज, वाराणसी एवं आगरा में। प्रयागराज, वाराणसी एवं आगरा में अभिलेखागार करना है। ये अभिलेखागार शोध छात्रों जो पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, शोध छात्रों को शोध कार्य हेतु सहायता प्रदान करते हैं। मतलब जो रिसर्च कर रहे हैं तो ये कहा जाता है कि मान लीजिए कोई आपको टॉपिक पीएचडी में जब आप रिसर्च करेंगे तो दिया जाता है, तो उस पर ये कहा जाता है कि आप उस समय के दौर जो टॉपिक होगा आपके उस समय की चीजों को लेके आए, उस समय में क्या क्या चीजें, क्या घटनाएं हुई थी, क्या उसका महत्व था, जो टॉपिक होगा उससे संबंधित, तो वो चीजें कहाँ मिलेगी, अभिलेखागार में मिलेगी। क्योंकि उस समय का जो रिकॉर्ड है कहाँ रखा है, आपके अभिलेखागार में है। और राजकीय अभिलेखागार जैसे भी यहाँ नहीं मिल पाए जो चीजें, अगर आपको दिल्ली से संबंधित है तो आपको दिल्ली जाना होगा। अगर मान लीजिए कि दिल्ली में भी आप इंडिया से बाहर तक कोई टॉपिक है, मान लीजिए आप इंडो ईरान रिलेशन की आप पीएचडी आपकी थीसिस है, तो आपको ईरान से जाकर के सूचना लेनी होगी, वहाँ की आपको जो है लेखागार में जाना होगा, वहाँ से लेकर आना होगा, वहाँ की कुछ चीज़ों को, वहाँ की भाषा को भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। ये कैसे आप लेके आओ, है ना। तो इन आधारों पे ये आपको केवल जो है समय के अभिलेखों को ही सुरक्षित नहीं कर रहे, बल्कि जो आज हमारे छात्र जो क्लास में यूनिवर्सिटी में जो है या निधिकारियों के जो रिसर्च कर रहे हैं उनके शोध कार्यों में भी क्या कर रहे हैं, सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि अभिलेखागार जो स्थापित किए गए केवल एक विषय नहीं बल्कि उसके कई उद्देश्य हैं, कई कार्यों के लिए अभिलेख स्थापित किया गया है ना। बात सुनने आ रही है ना, आगे बढ़ा क्या कोई बात नहीं है। संग्रहालय सांस्कृतिक संपदा ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहरों को, जो धरोहर होते हैं, धरोहरों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का वह केंद्र है। सुरक्षित और संरक्षित करने का वह केंद्र है जहाँ प्राचीन कलाकृतियों
जहां प्राचीन कलाकृतियों को संग्रहित कर राष्ट्र के अतीत की गौरवशाली संस्कृति, राष्ट्र के अतीत की गौरवशाली संस्कृति का दर्शन शोधकर्ताओं बुद्धिजीवियों तथा सामान्य जनमानस को कराया जाता है। संग्रहालय का कार्य कलाकृतियों का संग्रह करना, संरक्षित करना, शोध करना तथा उन्हें प्रदर्शित करना। जिसे प्रदर्शनी लगती है, दिखाया जाता है, देखा होगा कि प्रदर्शनी लगती है। नहीं सर, कहीं देखे तो गए तो प्रदर्शनी लगाई जाती है किस लिए? देखने के लिए। लोग आए तो क्या कर सकें? कलाकृतियों को देखें, और देख सकेंगे तो उनके अंदर क्या होगी? रुचि पैदा होगी उसको जानने के लिए, और उसको क्या करेंगे? प्रयास करके प्रदर्शनी लगाई जा रही है। जैसे आप जाते हैं कि जब फेस्टिवल होता है या बुक मेले होते हैं तो आप क्या करते हैं? आप जाते हैं, वहाँ देखते हैं बहुत सारी किताबें आपके सामने उपलब्ध होती है, तो वहाँ से जो आपको पसंद नहीं होती है वहाँ आपको क्या होता है? मिल जाती है। बहुत सारी किताबें होती है जो आपकी दुकान पे या बुक स्टॉल पे नहीं मिलती, लेकिन वहाँ जब आप जाते हैं तो आपको बहुत सारी किताबें उपलब्ध रहती है, आपको वहाँ मिल जाती है। तो इसीलिए प्रदर्शनी का मतलब लोगों में रुचि पैदा करना, जागरूकता पैदा करना कि उन चीजों को आप क्या करें? अपनाएं, है ना? प्रदेश में समस्त संग्रहालयों के विकास, स्वतंत्र नियंत्रण एवं प्रभावी पर्यवेक्षण नए संग्रहालयों की स्थापना, उनके भवनों का निर्माण की स्थापना, उनके भवनों का निर्माण, कलाकृतियों का संरक्षण, प्रदर्शन तथा कला अभिरुचि के विकास, व्याख्यान, प्रशिक्षण। देखिए आपको सारी चीजें क्या क्या चीजें हम मिल रही है यहाँ से, किन किन चीजों के लिए हो रही है? वहाँ व्याख्यान भी आयोजित किए जा रहे हैं। कोई आ रहा है वहाँ क्या कर रहा है, उसके विषय में बता रहा है, व्याख्यान कर रहा है ना? आयोजित किए जा रहे हैं, दर्शन के लिए, आपके दिखाने के लिए भी किया जा रहा है। उसको संरक्षण की, लोगों के उस समय की कलाकृतियों में और उस समय की चीजों में जानकारी पैदा की जाए कि लोग उसकी तरफ आगे बढ़े, जिससे ये परंपरा क्या हो, आगे भी चलती है। और इसीलिए इन सारी चीजों की आवश्यकता पड़ी, नहीं इनकी आवश्यकता नहीं थी बनाने की। आज योजनाओं के
प्रशिक्षण आदि योजनाओं के उन्नयन। देखा, अगस्त 2002 में उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय के रूप में स्वतंत्र निदेशालय की स्थापना की। अब आप इसको कंक्लूजन के लिए डिस्कस देखिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं या इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रदेश में वास्तुकला के विकास एवं संरक्षण, के साथ साथ कलाकृतियों का संरक्षण, अभिलेखीकरण एवं शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन, यहाँ शिक्षण कार्य हो रहा है, शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन इन संग्रहालयों के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, संग्रहालय किस लिए बनाएंगे, कितने उद्देश्य हो गए, बहुत सारे कार्य संग्रहालय क्या कर रहा है, इसीलिए संग्रहालय की आवश्यकता। आगे और ये संग्रहालय प्रदेश के ऐतिहासिक विकास का ज्ञान उपलब्ध कराने के साथ साथ उसका भविष्य या उसके भविष्य का संरक्षण कर रहे हैं, अब देखिए, केवल ये नहीं है कि केवल उसी समय तक के लिए है, आगे भी इन चीजों को क्या करना है, बनाए रखना। इसीलिए आपके संग्रहालय की जरूरत हो गई, इसीलिए आपके लेखाकार की जरूरत हो गई। और वो संग्रहालय केवल क्या कर रहा है, केवल इन चीजों को सुरक्षित ही नहीं रख रहा है, बल्कि उसकी क्या प्रदर्शनी भी लगा रहा है, शोध कार्य भी करा रहा है, प्रशिक्षण भी दे रहा है, शैक्षिक कार्य भी कर रहा है। तो कितने उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य है ना। और अभिलेखों को केवल अभिलेख को रिकॉर्ड में रखने के लिए, बंद करके रखने के लिए नहीं बनाएंगे, वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले समय के लिए भी लोगों को उस काल के विषय में, उस समय की कलाकृतियों के विषय में, स्थापत्य के विषय में, संस्कृति के विषय में, इतिहास के विषय में, उसकी ऐतिहासिकता के विषय में सारी चीजों क्या हो, सूचना मिल सके। इसीलिए तो इसको बना रखा गया है। नहीं कैसे पाएंगे, अब मान लीजिए कि उस काल की जो लिपि थी, आज जो है कैसे बना लगेगी, मौर्य काल की जो लिपि थी वो कब आगे बढ़ेगी, कब उसको पढ़ने की सफलता मिली, जब सब आता है 1837 ईस्वी में, तभी तो उसका पाठन करता है। इसकी पहले हमें कैसे देख के नहीं हुआ, क्योंकि वो लिपि आपने हड़प्पा में भी पढ़ा होगा कि बहुत ऐसे सारे जो है अभिलेख मिले कि जिसको आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए जब उस समय उसका उद्घाटन नहीं हो सका तो हम कैसे जानेंगे। पहले आप जानते थे कि ताम्रपत्रों पे अभिलेख किए जाते थे, इतिहास में बताया गया था ताम्रपत्रों पे। ताम्रपत्र क्या होते थे, जल्दी खराब,
लेकिन फिर आप देखिए वस्त्रों पे अपने लिखेंगे, है ना? आप देखिए पत्रों पे लिखेंगे, तो ये सारे ताड़पत्रों पे लिखेंगे, ताड़पत्रों पे लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इन सारी चीजों को इसीलिए किया गया कि इनके अस्थायित्व को बनाया रखा जा सके और जो हमें क्या हो जिससे हम लाभान्वित हो सके। और ये केवल आपके यहाँ ही नहीं है, हर जगह, हर देश में, हर राज्य में बनाएंगे, क्योंकि हम वहाँ जाकर के तभी उन चीजों को सोच सकते। जैसे इतिहास है तो इतिहास क्या है, बदल सकता है, लेकिन जो भौगोलिक स्थिति है वो स्थिति नहीं बदली जा सकती। जैसे अब यहाँ जो ये एरिया है, जो जमीन है, जो भूभाग है, ये बिल्डिंग आप बदल सकते हो, लेकिन भूभाग जो इसका है वो आप चेंज नहीं कर पाओगे, रहेगा यही स्थान। इसको उठा के आप कहीं इधर उधर क्या कर सकते हो, स्थानांतरित नहीं कर सकते। तो इसलिए इन चीजों के विषय में कैसे जानकारी, आपने देखा होगा कि खुदाई जब पुरातत्व में तो एविडेंस उसमें साक्ष्य प्राप्त हुए तो क्षैतिज और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो कहने का मतलब वर्टिकल की जरूरत क्यों पड़ी, हॉरिजॉन्टल की जरूरत क्यों पड़ी? असल में क्षैतिज खुदाई होगी महंगी, बहुत महंगा, वो वर्टिकल क्या होता है, लेकिन एक बात यह कि वर्टिकल अगर सस्ती है तो क्षैतिज की जरूरत क्यों पड़ी? कितने एरिया में वो कारण यह है कि वर्टिकल से मुझे वो स्थान विशेष की जानकारी मिल जाएगी, लेकिन आगे इसका प्रसार कैसे हुआ, आगे क्या क्या चीजें मिली, वो कैसे जानेंगे? इसलिए उसकी क्या हुई जरूरत पड़ी। आज आप देख रहे हैं कि आर्कियोलॉजी विभाग जो डिस्ट्रिक्ट में होता है तो वहाँ का विभाग होता क्या, आज इनके निर्देशन में खला खुदाई की गई, आज आपको यहाँ से ये एविडेंस मिले, आज यहाँ से ये मुद्राएं मिली, आता है ना, वहाँ के ये अभिलेख मिले हैं। तो इसी भी कार्य क्या है, निरंतर चल रहा है, निरंतर जो है चल रहा है, और बच्चे भी क्या कर रहे हैं, उन चीजों को जानने का प्रयास भी कर रहे हैं। जो आपकी शिक्षा दीक्षा में जो व्यवस्था, जो प्रणाली है, इसीलिए तो उसको बनाया गया क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ रही है, और आवश्यकता यदि नहीं पड़ेगी तो हमें किस क्या जरूरत है उसको स्टोर करके रखने की, नहीं होगी ना। जैसे वस्त्र क्या हो जाता है, जब पुराना हो जाता है तो आप क्या कर देते हो, हटा देते हो, बदल देते हो। लेकिन ये चीजें क्या है, ये बदलने वाली चीजें नहीं है कि हम इसको हटा दें फिर दूसरा कहाँ से लाएंगे, उन चीजों को कैसे कर पाएंगे, इन्हीं माध्यमों से हम जानेंगे, यही हमारे लिए आखिरी काम करेंगे। बस में आ रही है। अब हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे, थोड़ा दिक्कत हो किसी को अगर कहीं आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ उनका क्वेश्चन है सर, आपसे पूछ रहे हैं कि मतलब पुरानी चीज़ों को रखने की आवश्यकता है क्या? आपको मैंने लिखा भी क्या, अब अगर इसका आप प्रश्न पूछे तो बेकार की बात है। वही सब समझा रहे हैं कि पर्यटन की दृष्टि से भी, मैंने आपको बताया शैक्षिक दृष्टि से क्या है, पर्यटन की दृष्टि से क्या है, ऐतिहासिक दृष्टि से क्या है, सांस्कृतिक दृष्टि से क्या है। अब इसके बावजूद यदि पूछना है तो बेकार की बात है। तो टाइम क्या है मान करिए, समय बर्बाद करने को समय बीत जाएगा, वो समय वापस नहीं आएगा। तो जितना अधिक आप हमें आगे बढ़ने देंगे हम उतना अधिक से अधिक कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप रोकेंगे तो हम नहीं जो कराएंगे, तो हम चाह रहे हैं कि आपको अधिक से अधिक चीजें बता सकें, वो चीजें कहीं ना कहीं क्या छूटेंगी। तो थोड़ा हम लोग गूगल पे थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ी बहुत चीजें जो है, बाकी आप इतिहास में इस समय मुगल काल आपका चल ही रहा है, वहाँ पर चर्चा होने के बाद बस थोड़ा थोड़ा आपको रिजल्ट दे करके आगे फिर एक हम आपको होलिस्टिक अप्रोच में एक प्रश्न दिखाएंगे, है ना, और शुरू से लेकर के आज तक की जैसे मुगल काल में आप ये देखते हैं कि अकबर के समय से ही क्या हो रहा है, सारी व्यवस्थाएं वास्तविक संस्थापन भी कौन हो रहा और उसी के समय से प्रशासनिक व्यवस्था की भी स्थापना हुई।
आप देख रहे हैं कि प्रांतीय व्यवस्था भी उसी समय से हो रही है। जिला प्रशासन का भी एक निश्चित आधार होने से हो रहा है, क्योंकि सल्तनत काल में आपने देखा तो सीटों की बात की गई है ना, लेकिन प्रांत की स्थापना आप देख रहे हैं कि अकबर शासन काल कर रहा है, 56 में बैठ रहा है, लेकिन 80 में आकर के जो है आप देख रहे हैं कि प्रांतीय प्रशासन की व्यवस्था हो रही, प्रांतों का गठन हो रहा है, प्रांतीय व्यवस्था आई। उसके पहले भी आ सकती थी, लेकिन राज्य में अस्थायित्व नहीं थी, और जब तक अस्थायित्व नहीं होगा तब तक कैसे व्यवस्था, कोई व्यवस्था कैसे डेवलप, विकास नहीं हो सकती। आप देख रहे हैं कि उस समय उसने मनसबदारी की व्यवस्था, डाक प्रथा, दोहरा मनसब, इन सारी चीजों को आप देख रहे हैं कि उसी समय से एक व्यवस्थित आधार क्यों मिला है, अकबर के समय से। तो अकबर के समय में स्थापत्य कला को भी क्या मिल जाएगा, एक व्यवस्थित आधार भी मिल जाएगा। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आपने लिखा कि प्राचीन काल में जो चीजें समाप्त हो गई थी वो मध्यकाल में आगे पुनर्जीवित हुई, यही तो हुआ है। तो वही चीजें यहाँ, तो अकबर के समय में क्या क्या इमारतें कैसे बनाएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि इलाहाबाद में किला का निर्माण कर रहा है, आगरा में कर रहा है, फतेहपुर सीकरी को बसाया, उसको राजधानी के रूप में परिवर्तित करके उसका महत्व उसी रूप में ले लिया, और वहाँ बहुत सारी इमारतें। तो अकबर की मोटी मोटी चीजें यही इतना केवल जानना है कि उस समय के महत्व को स्थापित कर, उस समय के महत्व को केवल ये नहीं कि प्रशासन के दृष्टि, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, आपके अन्य पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत सारी महत्व चीजों को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हो चित्रकला हिमालय के समय में ही स्थापित हो रही है, लेकिन एक व्यवस्थित रूप में पूर्ण रूप से विकसित होने की दशा कब आई, और जैसा कहा जाता है कि जहांगीर के काल में चित्रकला क्या था, स्वकाल था, और स्थापत्य कला जैसा कि आप देख रहे हैं कि शाहजहां के काल में स्थापत्य कला का स्वकाल था, मतलब जो भवन ये सारी चीजें बनाने, तो सबका कुछ न कुछ क्या थी, और शासक ने कुछ न कुछ ऐसा योगदान दिया जिसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। कोई पर्सनालिटी ऐसी है जैसे आप मौर्य में अशोक के जो है व्यक्तित्व को निखारते हैं, बढ़ाते हैं, लेकिन उसने कुछ ऐसे कार्य किए जो आधुनिक मापदंडों के आज हमारे जीवन के लिए भी क्या है, उपयोगी है। जैसा कि सारनाथ को आपने देखा कि उसकी प्रासंगिकता आज भी है कि वहाँ से मुझे क्या क्या चीजें मिल रही हैं, तो उसी प्रकार से हमें गूगल से भी मिल रही है। और आज भी उसके जो बनाए हुए आर्किटेक्चर हैं या जो उसकी बनाई गई कुछ व्यवस्थाएं हैं जो पर्यटन के दृष्टि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से या उस समय के अवलेख जो हैं हमें आज भी मिल रहे हैं, आज भी हम जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं। तो ये मोटी मोटी जो है आपकी बातें, बाकी क्या है कि वो किस पत्थर का प्रयोग कर रहा है, ये सारी चीजें आपको भले हाँ जानते हैं। अब आपको ये विरासत, उत्तर प्रदेश की जो विरासत उसके विषय में, और ये विरासत कब से मिला, हाँ उस समय से लेकर के उन्होंने क्या करना है, आज तक की स्थितियों को लेकर के उसे स्टेप बाय मतलब क्रमवार, जैसे कोई चल रहा है तो एका जैसे हड़प्पा काल आया, पिछली शताब्दी आ पाया, फिर उसके बाद बौद्ध जैन धर्म आंदोलन और धार्मिक आंदोलन हुए, उसके बाद क्या हुआ कि आपकी मौर्य काल आया, मौर्य काल को एक व्यवस्थित आधार मिला, उसके बाद आप देखें क्रमवार कैसे कैसे चीजें बढ़ रही है, फिर क्या हो रहा है, डिक्लाइन की तरफ बढ़ रहा है, केंद्रीकरण से फिर क्या हो रहा है, केंद्रीकरण, मतलब शासन सत्ता क्या होगी, तो अगर शासन सत्ता कमजोर होगी तो हर क्षेत्र को विभाजित करेगी, केवल राज सत्ता को ही बल्कि अर्थव्यवस्था को, और उस समय की जो इमारत या स्थापत्य की कला भी है वो भी क्या होगी, प्रभावित होगी, क्योंकि उस समय जब राज्य कमजोर होगा तो निर्माण कार्य कैसे कराएगा, नहीं कर पाएगा। जब आपके पास धन होगा, मान लीजिए घर बनाना चाह रहे
आपका पास पैसा नहीं है तो आप मकान कैसे बनाओगे? नहीं बना पाओगे। जब आपके पास पैसा आ जाएगा तभी तो आप कोई इमारत या कोई चीज बना सकते हो, कोई वस्तु खरीद सकते हो। तो उसी प्रकार राज्यों में भी स्थिति होती है कि इकोनॉमिक क्या होगा, खत्म भी हो रहा और उत्थान भी हो रहा। लेकिन एक जैसा दौर हमेशा नहीं रह सकता। हमेशा एक सोचिए कि एक जैसा दौर हो तो कभी नहीं रह सकता, किसी भी अवस्था में नहीं रह सकता। आप अपनी जिंदगी में भी नहीं रह सकते। कभी स्थितियाँ बेहतर होती हैं और कभी स्थितियाँ खराब होती हैं। ऐसा नहीं कि आप हमेशा समृद्ध रहेंगे या हमेशा इतनी ही ताकत रहेगी। आप जितनी ताकत आज आपके पास है, क्या आज के पास जब आपकी उम्र बढ़ेगी वृद्धावस्था में भी इतनी ताकत रहेगी, इतनी कार्य करने की क्षमता रहेगी? आपका बौद्धिक लेवल में क्या होगा? डाउन होगा। क्योंकि जब छोटे थे तब भी क्या था, आपका स्तर ये नहीं था, तो आप क्या कर रहे थे? बहुत छोटे स्तर से समझ रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे क्रम वाइज क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ भी इस चीज का क्या हो रहा है कि किस किस प्रकार से किस काल में कैसे विकास का दौर आगे बढ़ रहा है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, किन किन दृष्टिकोण से? ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, कला के दृष्टिकोण से, स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से, साहित्यिक दृष्टिकोण से, शोध की दृष्टिकोण से, मतलब किन किन आधारों पे इनका महत्व किन किन कालों में कैसे हुआ और आगे बढ़ा, आगे परिवर्तन हुआ तो किस किन चीजों में परिवर्तन हुआ। इन्हीं दौर को हम लोग इसमें विरासत में देखें। अगर अभी भी कहीं दिक्कत हो तो बीच में रोकिएगा नहीं, क्योंकि बीच में क्या होता है कि चीजें आती है। जो बात नहीं आता तो पूरा हो जाए तो बात चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश में वास्तुकला विरासत, उत्तर प्रदेश में वास्तुकला विरासत, वास्तुकला विरासत मतलब स्थापत्य कला विरासत। जैसा कि अभी इन्होंने प्रश्न किया था कि सर वास्तुकला स्थापत्य कला, इसीलिए मैंने लिखा भी दिया कि आप हमेशा याद रखें, आपको फिर पूछने की जरूरत ना पड़े। विरासत ये एक लंबी श्रृंखला दिखाई पड़ती है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको संक्षेप में इसका वर्णन करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं कुछ नहीं, काफी मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि बाई चांस अगर विरासत से संबंधित क्वेश्चन पूछे वर्णन कीजिए या इसका महत्व बताइए, तो इन सारी चीजों को क्वेश्चन उसी पॉइंट जो आपको टॉपिक वहां ऊपर बताया गया उसी से निकल आएगा, है ना? क्योंकि हर चीजों को अगर बताया जा रहा तो उन्हीं के आधारों पे हम वो संग्रहालय से पूछें, हम लेखागार से पूछें, बात समझ आ रही है? तो आप लिख सकते हो। अब लेखागार में भी इतना है कि आप लिख सकते हो, संग्रहालय से संबंधित चीजें लिख सकते हो। 125 शब्द का पूछा तो आप लिख सकते हो, 200 का पूछा तो भी आप लिख सकते हो। अगर उसको समग्रता में क्वेश्चन पूछ ले रहा है कि संग्रहालय का क्या महत्व, वास्तुकला का क्या महत्व, अब लेखागार का क्या महत्व, तो आप पूरे को एक जगह लिखिए। इसीलिए मैंने सबको लेकर के एक ही जगह करा दिया। नहीं यही चीज तोड़ तोड़ कराते तो फिर क्या होता है, एक जगह समग्रता में करने को आपको दिक्कत होती है। बात समझ आ रही है? तो जो चीजें कराई जा रही है उसका कोई ना कोई महत्व लेकर के कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति की सबसे प्राचीन पालने में से एक है, पालने में से एक है। सेंटेंस को पूरा पढ़ोगे तो समझ में आएगा, आधे अधूरे पे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि शब्दों को थोड़ा घुमा जब आप लिखोगे तभी थोड़ा आंसर क्या होगा, आकर्षक होगा, है ना?
देखिए मैं कंक्लूजन में क्या कर रहा हूँ, घुमा के लिखा रहा हूँ। देखिए जो स्टेप को कंक्लूड कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटेंसों में क्या कर रहा हूँ पता नहीं, या तो देखिए लिखा है कोई मतलब होगा तभी तो पता चलेगा। भारतीय संस्कृति के सबसे प्राचीन पालने में से एक है भारतीय संस्कृति और विरासत। भारतीय संस्कृति और विरासत की जड़ें उत्तर प्रदेश में खोजी जा सकती हैं, उत्तर प्रदेश में खोजी जा सकती हैं। राज्य ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से विभिन्न विजेताओं का एक विविध और गतिशील अतीत देखा है। अतीत का मतलब पीछे की भूतकाल देखा है। परिणाम स्वरूप विभिन्न मान्यताओं और परंपराओं का एक सुंदर मिश्रण बना इसे कला वास्तुकला साहित्य और कला के दृश्य अवशेषों के रूप में देखा जा सकता है। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में बात करा, ये फ्लो चार्ट बना लीजिए, तो बीच में लिखिए उत्तर प्रदेश में बात करो। मतलब आपको किन किन चीजों की चर्चा करना है उसको लिखा रहे है ना, जिससे आपको याद रहा है। नहीं कुछ याद है इतना तो याद रहेगा कि हमें किन किन चीजों की चर्चा करनी है, तो आप क्या करोगे लिख ले जाओगे। तो लिखिए प्रारंभिक पाषाण की जैसे कल हमने 3 बना के लिखा नहीं था, ऐसे बना के लिख लो। पाषाण युग, हड़प्पा युग, मतलब हड़प्पा काल में क्या हो रहा है, वैदिक कालीन या वैदिक काल, मौर्य कालीन, गुप्त कालीन, मुगल कालीन, अवध के नवाब, सल्तनत काल नहीं, अवध के नवाब व स्वतंत्रता पूर्व कालीन, स्वतंत्रता के पहले पूर्व कालीन,
पूछ रहे हैं। ये सर मुगल काल के पहले सल्तनत था। देखिए अब आप यहाँ एक सामान्य सी बात है कि सल्तनत काल में ऐसा कोई विरासत की बात की जा रही है, तो उतना इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नहीं रहा। बात समझ आ रही है? अगर सल्तनत काल में कोई सुल्तान कुछ उत्तर प्रदेश में इस रूप में कोई चीज़ बनाया हो किया हो तो आप बताइए। अगर आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल रहे हैं तो आप मुझे बताइए। सोच लीजिए, टाइम दे रहे हैं आपको, सोच के आपको बताइए। देखिए यहाँ ये है कि आपको ये देखना है शब्द सीमा की, और हमें क्या करना है कि जो इम्पोर्टेंस जो महत्व चाहते हैं जो विरासत की दृष्टियों से, हमें क्या करना है वो देखना। अगर हम उन जुनून की चीज़ों में इधर उधर का करेंगे तो हमारी शब्द संख्या क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और जो मेन चीज़ मुझे करना है देखना है वो क्या हो जाएगा, तो जो आंसर हमें देना चाहिए वो आंसर से हम क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे। तो आपका किया कराया पूरा कराया क्या हो गया। तो हमें ये भी तो देखना है कि परीक्षा की पॉइंट आप बिल्कुल भी ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि इन चीज़ों पे आप जो है महत्व के दृष्टिकोण को देखते हुए नहीं चलोगे। हमें उन्हीं तत्वों को केवल रेखांकित करना है जिसका महत्व उस दृष्टिकोण से हो। जैसे आप मौर्य काल में अगर आपको 100 शब्द भी लिखना होगा तो सारी चीज़ों को हम मेंशन नहीं कर पाएंगे ना। अगर 600 शब्द का क्वेश्चन हो तब तो हम मेंशन कर लेंगे, अगर नहीं है तो हम मेंशन कैसे करेंगे। तो इस आधार पर ये देखा जाता है कि जिसकी महत्ता और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उन्हीं तत्वों को हम रेखांकित करते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जब छोटे क्वेश्चन होंगे जैसे भाई 50 शब्द में लिखने के और तो आप क्या करेंगे, इन चीज़ों में से भी काटेंगे, इन चीज़ों से भी क्या करेंगे, कम करेंगे। 250 शब्द का हो तो आप बढ़ा देंगे। तो वो आपके प्रश्न के डिमांड के अनुसार चीजें। भाई किताबों में तो बहुत कुछ दिया होगा, किताबों पे आप मत जाइए बहुत सारी। भाई अगर यहाँ क्लास में नोट कराया जा रहा है तो किताब में तो सब कुछ दिया गया है, हमें यहाँ नोट कराने की क्या जरूरत है, यहाँ हमें इन सारी चीज़ों को बताने की क्या जरूरत है। अगर इसकी जरूरत है तभी क्लास लगाइए। बाकी देखिए बाकी पूछने और करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम उतने करा पाएंगे, उतने करेंगे कि जो मुझे इम्पोर्टेंट दिखे, जिसका मैं महत्व मैं उन्हीं को केवल कराऊंगा। क्योंकि अगर हम इन सारी चीज़ों को तो हम आपके कहने पे नहीं करा पाषाण व हड़प्पा युग, पाषाण व हड़प्पा युग नीचे से उसको लिखेगा मिर्जापुर जिले विंध्य पर्वतमाला, मिर्जापुर जिले की विंध्य पर्वतमाला। विंध्य पर्वतमाला बहुत क्षेत्र आप लोग जानते हैं, सतपुड़ा विंध्य पर्वत से जानते हैं ना। क्या विशेषता है विंध्य पर्वतमाला की, विंध्य पर्वतमाला की क्या विशेषता है सर? ये क्या मतलब दिशा में जैसे ये मतलब भारत को दो भागों मतलब एक प्रायद्वीपीय भारत में और उत्तर भारत में बांटा था। ये और इस भारत में बांटा है, मतलब सीमा तो बनाता है इधर, सीमा बनाता है जो है प्रायद्वीपीय भारत। उत्तर भारत और दक्षिण भारत का क्या है, विभाजन स्थल है। वहाँ से उत्तर भारत और नीचे क्या है, दक्षिण भारत। वही तो मैंने क्या नहीं, प्रायद्वीपीय नहीं, आपका स्टेटमेंट गलत। प्रायद्वीपीय का मतलब वो निचला क्षेत्र जो नीचे दिख रहा है, उत्तर को छोड़ रहे हो। क्या आपका स्टेटमेंट पूरा है, आंसर आपका पूरा है, बताइए मुझे। मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, जब पूरा है
अच्छा काम है। अगर वो तो मुझे बताइए सुधार करेंगे। सही बात है। जो पहले सुधार देखिए जब बिंद को आप देखोगे उसके नीचे आप कौन सी नदी आ रही है? नर्मदा। नर्मदा। और सतपुड़ा के बीच में दो पर्वतों के बीच में कौन सी नदी है? नर्मदा। आपने पढ़ा होगा बाघेर पर्वत, गांधेर पर्वत, बिंद पर्वत, सतपुड़ा पर्वत पढ़ा है? तो मैं मतलब गलत ये हूँ कि मतलब कि जो विंध्याचल पर्वत है उसके उत्तर का जो क्षेत्र है वो भी उत्तर भारत में आता है। आप कहना ये भी चाहते हैं? आप मेरी बातों में मतलब आपके हिसाब से सही नीचे आपके हिसाब से जो विंध्याचल के उत्तर का क्षेत्र है वो प्राचीन भारत में नहीं आता, आप कहना चाह रहे हैं? प्रायद्वीपीय क्षेत्र, आप कह रहे हैं प्राचीन क्षेत्र में। प्रायद्वीपीय क्षेत्र यहाँ आपके भारत की आपकी बात हो बोल माना महाद्वीपीय व्यवस्था जब आप जाओगे वहाँ पे जब इंडिया का विभाजन हो रहा है तब उस कोर्स से आपको उसका अर्थात में देखना होगा। देखिए दोनों के क्वेश्चन को कॉन्टेक्स्ट को आप पकड़िए। देखिए आप जहाँ से बोलते हैं ना मेरा ब्रेन हर जगह चलता है। 83 में पंजिया का क्या हो रहा है, फिर उसके बाद अगला क्या आ रहा है। देखिए मुझे सब याद है और मुझे सारे लोकेशन भी मेरे ब्रेन में फीड है। आपको बताना है आप जैसे जहाँ से बोलेंगे मैं तुरंत पकड़ता हूँ कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, पूछना क्या चाह रहे हैं, समझना क्या चाह रहे हैं। बात समझ आ रही है? और डेट पता है, कभी नहीं कि डेट मिस हो। बहुत सारे बच्चों का सामना होता है, बहुत सारे बच्चों का सामना। मिर्जापुर जिले की हिंदू पर्वतमाला में आदि पुरुषों द्वारा बनाए गए चाक चित्र, मतलब चाक चित्र बनाए गए चाक चित्र या गहरे लाल रंग, गहरे लाल रंग ये चित्र बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा इतिहास में बहुत बार चर्चा सुनेंगे अतरंजी खेड़ा का। कौशाम्बी, कौशाम्बी में पाषाण के बर्तन खोजे गए, बर्तन खोजे गए, पाषाण के बर्तन खोजे गए, मतलब पाषाण का बर्तन बर्तन मिले, मतलब उस काल के बर्तन आपको। राज्य में हड़प्पा विभिन्न स्थलों का, राज्य में हड़प्पा विभिन्न स्थलों का अभाव दिखता या दिखाई पड़ता है। परंतु आलमगीरपुर एवं हुलास विकास क्रम में एवं हुलास मात्रा लापराग मात्रा सा हुलास विकास क्रम में प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल है। प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल है। जहां से विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति हुई, जहां से विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति हुई है।
विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति नहीं संभव है ये प्राप्ति हुई अगले संभव है सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यताओं के बीच और वैदिक सभ्यताओं के बीच के संबंध इस राज्य में पाए जाने वाले प्राचीन स्थलों के खंडहरों के नीचे दबे हुए जो खंडहर है उसके नीचे बहुत सारे ऐसे स्थल होंगे कि जो उस समय रहे, लेकिन आज क्या है कि बृहद स्तर की न तो खुदाई हो पाई है न और, लेकिन धीरे धीरे एकाएक क्या लेकिन अभी तक जो भी है वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में कोई भी तक संबंध नहीं पाया गया है। वही चीज़ इसके जब साक्ष्य मिलेंगे तभी तो उसके आधार पर नहीं करोगे। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कोई संबंध नहीं पाया गया। लेकिन फिलहाल वर्तमान समय तक ऐसा कोई संबंध अभी अब तक नहीं ये है है। कि आगे कुछ चीज जारी है, मिलेगा तो आपके सामने आएगा तो आगे आपको जानकारी मिलेगी, कुछ चीजें आएंगी। छठी शताब्दी ईसा छठी शताब्दी ईसा राज्य ने दुनिया को और बौद्ध धर्म से परिचित कराया, क्योंकि सबसे पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने जमा दिया सारनाथ परिचित कराया, जिसने कालांतर में विश्व को नवीन वास्तुकला की स्थापत्य शैली से अवगत कराया। अब छठी शताब्दी की सब की बात हो रही है तो उसमें महाजनपद में आपके 8 जन्म है, आपके उत्तर प्रदेश में है। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपदों का संबंध उत्तर प्रदेश से निश्चय ही नए नगरों की स्थापत्य ढांचे को मजबूत किया होगा। स्थापत्य ढांचे को मतलब संरचना को मजबूत किया होगा। अब क्योंकि हर कार्य को करना है, हर काम को देखना है, तो हमें क्या करना होगा, थोड़े थोड़े में ही लेकर के चीजों को आगे बढ़ना होगा। मौर्यों के उदय के साथ राज्य में कला के इतिहास का मार्ग प्रशस्त होता है। राज्य में कला के इतिहास का मार्ग प्रशस्त होता है। तो पड़ता है। अशोक के सभी स्तंभों का निर्माण
अशोक के सभी स्तंभों का निर्माण चुनार के पत्थरों से किया गया। जैसा कि आप लोग देखिए सारनाथ को सौंपी, ये सारे मिले हैं ना, तो चाहे दो कितने किलो सारनाथ को सौंप दिया। कुषाण काल की निर्मित सारनाथ के मठ मंदिर और स्तूपों के खंडहर आज भी विद्यमान। मंदिर और स्तूपों के खंडहर आज भी विद्यमान। मथुरा कला कुषाण काल के दौरान अपने शिखर पर पहुंच गई। बुद्ध की मानव रूप की छवि इसी काल की थी। मानव रूप में इसी समय भारतीय कला के इतिहास में इस काल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। प्रस्तर से निर्मित या पत्थर से निर्मित देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ईंटों से निर्मित कानपुर का भीतरगांव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ईंटों से निर्मित कानपुर का भीतरगांव मंदिर स्थापत्य कला का उदाहरण। स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण है। मध्यकाल पूर्व मध्यकाल में वाराणसी, कालिंजर, कन्नौज आदि स्थानों पर निर्माण गतिविधियों की बाढ़ सी आ गई। मतलब काफी बड़ी अधिक मात्रा में किया जाता है। मुगल काल में भारतीय और मुस्लिम शैली के समन्वय से मतलब मिलाने से वास्तुकला और चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। अनेक किलों बगीचों, मस्जिदों और
और मकबरों का निर्माण किया गया। फतेहपुर सीकरी का किला, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी का किला, आगरा का किला, लाल किला तथा ताजमहल इस काल के प्रमुख स्थापत्य हैं। जब ताजमहल इस काल के प्रमुख स्थापत्य हैं। अवध के नवाबों ने पुरानी परंपराओं को जीवित किया या जीवित रखा। अवध के नवाबों ने पुरानी परंपराओं को जीवित रखा तथा काफी आकर्षक मस्जिद उद्यान और इमामबाड़े बनवाए। रिपीट कर देता हूँ। मस्जिद, उद्यान, मस्जिद, उद्यान और इमामबाड़े बनवाए। यूरोपवासियों के आगमन एक नवीन स्थापत्य शैली का विकास देखने को मिलता है। नवीन स्थापत्य शैली का विकास देखने को मिलता है। आधुनिक काल में राज्य ने धर्मनिरपेक्ष दोनों का बड़े पैमाने पर निर्माण किया या निर्माण कराया। दोनों का निर्माण कराया। प्रकृति में उपयोगितावादी होने और सभी स्थापत्य संबंधी रोगों से रहित, जो रोग होते नहीं है। आधुनिक काल में कुछ चीजें क्या हो गई, बदली गई। रोगों से रहित उत्तर प्रदेश में स्थापत्य संबंधों से रहित रोगों से पता नहीं रोगों से रहित उत्तर प्रदेश में वास्तव में वास्तुकला के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की है। अब यहाँ आप देखिए कि एक छोटे से क्वेश्चन में आप चीजों को क्या कर रहे हैं, समेटते हुए आ रहे हैं। बात समझ आ रही है? क्योंकि आप लोग लिखते लिखते क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। क्योंकि क्लास क्या पहले से